हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 28वां है। अभी तक हम टोटल 27 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और हर लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और साथ ही अगर एक एक दो दो डिटेल भी एक्स्ट्रा अगर होती है तो 100+ क्वेश्चन हर एक लेक्चर में हो जाते हैं। ठीक है, और ये डेली लेक्चर रात को 9 बजे अपलोड होता है। आप इसी टाइमिंग पे इसे देखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे अच्छी खासी एक आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, जो कि पेपर में आपको हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, और अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं तो 100% आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे लेक्चर की एक विशेष खासियत है कि इसमें हमने क्या करा है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो तो लिए ही है, साथ में जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ कन्वर्ट रखी है। ठीक है, मतलब रखी हुई है। अब ये देखेंगे, आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 801 नंबर का। और इससे पहले के जो लेक्चर है उसमें हम टोटल 800 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो 801 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि 20 किलोवाट इंजन, ठीक है, कि इंजन द्वारा 10 सेकंड में हमें टाइम दिया है और शक्ति दी है, क्योंकि शक्ति की इकाई होती है क्या, वाट। तो पी का मान दिया है हमें कितना, 20 किलो वाट दिया है, और टाइम दिया है कितना, 10 सेकेंड। तो हम इतना जानते हैं कि शक्ति बराबर से क्या होता है, तो W/T होता है, कार्य बटे समय क्या हो जाता है, शक्ति हो जाता है। तो अब यहाँ अगर हमें देखें तो हमारे पास एक P का मान दिया है कितना, 20, और W/T का मान कितना दिया है, 10। जब पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, बराबर से कितना, W। ठीक है, तो यहाँ 200 क्या है, 200 किलो जूल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल है जो कि आपको पेपर में आए तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 702 नंबर का, 802 नंबर का, कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो देखो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अगर गति दुगनी हो जाए तो वो हमसे पूछा गया। तो गतिज ऊर्जा KE, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर बोला है कि वेलोसिटी कितनी हो जाए, वेलोसिटी हो जाए दुगनी, मतलब v की जगह कितना लिखना है, 2v हो जाए। तो 1/2 m का m, v का मान कितना, 2v का वर्ग। जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 m, और ये v का वर्ग हो जाएगा, और साथ में कितना, 2 का वर्ग आ जाएगा, 4। तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो गई, तो गतिज ऊर्जा रियल होती है हमारी 1/2 mv²। परंतु जब हमने वेलोसिटी का मान 2v रखा, 2v रखा, तो कितने का मल्टीपल आ गया, 4 का। तो हम ये बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि KE = 1/2 mv² है। और m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब यहाँ वेग है, और KE मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, ठीक है, मतलब कोई वस्तु गति में है और कोई बल आरोपित नहीं है, तो यह किसके कारण रुक जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए कि एक साइकिल चल रही है, ठीक है, या एक गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, अगर ये गतिमान है और कोई भी बल हम नहीं लगा रहे फिर भी ये रुक जा रही है, तो किसके कारण रुकती है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है घर्षण, सेकंड ऑप्शन है गति, थर्ड ऑप्शन है तनाव, फोर्थ ऑप्शन है आवेग। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वस्तु अगर गतिमान अवस्था में और वो रुक रही है तो किसके कारण रुकती है, घर्षण के कारण रुकती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 804 नंबर का, कि खालिस्तान यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें बीमारी दे रखी है ये 4 ऑप्शन में, और ऐसी कौन सी बीमारी है जो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है गोनेरिया, सेकंड ऑप्शन है मस्से, थर्ड ऑप्शन है कैंडिडाइसिस, ठीक है, कैंडिडाइसिस, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है सिफिलिस। तो कौन सा बोला है कि यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो यौन के द्वारा नहीं फैलती वो हमसे बोला गया है। बाकी जो इसमें से 3 बीमारी ऐसी होगी जो कि यौन के द्वारा फैलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, की जो कैंडिडाइसिस जो बीमारी है ये यौन संक्रमण बीमारी नहीं है, मतलब यौन संबंध बनाने से ये नहीं फैलती। कौन सी, कैंडिडाइसिस। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर पहला जो दिया है गोनोरिया, ये भी यौन संबंध बनाने से फैलता है। मस्से, ये भी एक बीमारी है, ये भी क्या होता है, यौन संबंध बनाने से फैलती है, और सिफिलिस भी फैलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो बात आती है कि जो ये है गोनोरिया, ठीक है, जो गोनोरिया है ये किसके कारण फैलती है, तो गोनोरिया है एक जीवाणु जनित, ठीक है, तो ये जो गोनोरिया है एक जीवाणु जनित रोग है, हम ये बोल सकते हैं, जो कि यौन संबंध बनाने से फैलता है। ठीक है, और इसमें जो जीवाणु होता है, गोनोरिया जो बीमारी है ये यौन संबंध बनाने से फैलती है और एक जीवाणु के द्वारा, और उस जीवाणु का नाम की अगर हम बात करें तो वो होता है नाइसेरिया गोनोरियाई। ठीक है, नाइसेरिया
नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो गोनोरियाई फैलता है। ठीक है, अगला सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस भी क्या होता है कि ये यौन संबंध बनाने से फैलता है। कौन सा, सिफिलिस। और सिफिलिस भी एक जीवाणु जनित रोग है, ये आपको याद रखना है। और कौन से जीवाणु से फैलता है, तो ट्रेपेना पैलिडम। ठीक है, ट्रेपोना पैलिडम से फैलता है कौन सा, सिफिलिस नामक बीमारी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फाइनली जो कैंडिडाइसिस है, जो एक संक्रमित बीमारी नहीं है, जो कि यौन संबंध से नहीं फैलती है। अगला क्वेश्चन है 805 नंबर का कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है। ठीक है, एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है बोरान, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है बेरिलियम, फोर्थ ऑप्शन है स्कैंडियम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि जो 20 परमाणु क्रमांक होता है किसका, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो जो कैल्शियम के रासायनिक गुण होंगे वही बेरियम के रासायनिक गुण होंगे, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4। अब ये पता कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद होना, तो 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। यहाँ ये आपके सामने है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये समझना कि जो ये वर्ग होता है, अभी तक हम संयोजकता की बात करते थे कि पहले वर्ग की संयोजकता 1 होती है, दूसरे वर्ग की संयोजकता 2 होती है। तो उसी प्रकार जिनकी संयोजकता समान होती है तो उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। जैसे दूसरे वर्ग में जितने भी तत्व है, जैसे बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इनके सबके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये वाला पूछा है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20। किसके जैसा होगा, तो बेरियम देखोगे तो बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4, तो उसके समान होगा। कहने का मतलब एक ही वर्ग में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस गैलियम के रासायनिक गुण किसके जैसे होंगे, तो इसके रासायनिक गुण एल्यूमिनियम से, बोरान से, इंडियम से, थेलियम से मैच करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप पूरा याद करोगे इस खड़े खड़े तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 806 नंबर का कि खालिस्तान एक उभयधर्मी पुष्प होता है। ठीक है, मतलब ऐसा ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से ऐसा कौन सा है जो उभयधर्मी पुष्प होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गुलमोहर, सेकंड है पपीता, थर्ड ऑप्शन है हिबिस्कस और फोर्थ ऑप्शन है सरसों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो पपीता होता है इसमें जो पुष्प होता है वो उभयधर्मी पुष्प होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। जो पुष्प होता है वो पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है। और पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है, ये आपको याद रखना है। और जो पुष्प में अगर हम नर जनन अंग की बात करें तो वो होता है पुंकेसर, और मादा जनन अंग की बात करें तो वो होता है जयांग। ठीक है, तो मादा जनन अंग पुष्प में क्या होता है, तो पुष्प में जयांग होता है, और नर जनन अंग क्या होता है, तो पुंकेसर होता है, ये आपको याद रखना है। और उभयलिंगी पुष्प कौन सा है, तो पपीता हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक और की बात करें तो तरबूज भी जो होता है, ठीक है, तरबूज भी उभयलिंगी पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 807 की रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि। ठीक है, जो रेडियो होता है उसके द्वारा उत्पादित ध्वनि खालिस्तान से ही बढ़ती है। किसके कारण बढ़ती है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आयाम बढ़ाने से, सेकंड ऑप्शन है पिच बढ़ाने से, थर्ड ऑप्शन है तरंग धैर्य बढ़ाने से, और फोर्थ ऑप्शन है आवृत्ति बढ़ाने से। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ाने से बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, आयाम बढ़ाने से ध्वनि बढ़ तो जाएगी। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि एक आपने सुना होगा तीव्रता। ठीक है, तीव्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और यहीं पर आयाम को रिप्रेजेंट करते हैं आयाम को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, ए से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आई है, ठीक है, मतलब तीव्रता है, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब आयाम जितना बढ़ाएंगे तो तीव्रता भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है देखो रेडियो द्वारा उत्पादित तरंग। तो रेडियो द्वारा जो उत्पादित तरंग होती है वो कौन सी होती है, लघु रेडियो तरंग होती है। कौन सी, लघु रेडियो तरंग का यूज़ होता है किसमें, रेडियो में। ठीक है, और जो लघु रेडियो तरंग है इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। ठीक है,
रिक हेनरिक हर्ट्ज ने खोज की थी किनकी, लघु रेडियो तरंग की, जो कि रेडियो में यूज़ की जाती है, ठीक है। और इनकी आवृत्ति की अगर हम बात करें रेडियो तरंग की, तो ये होती है 10 से लेकर 10⁸ तक होती है आवृत्ति लघु रेडियो तरंगों की, ठीक है। और इनका यूज़ किया जाता है लघु रेडियो तरंगों का रेडियो में, टेलीविज़न में और टेलीफोन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 808 की खालिस्तान आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो आपने आवर्त सारणी देखी होगी, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें एकमात्र मौजूद क्या है, अधातु है। वो कौन सा है, वो हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है रूबीडियम, सेकंड ऑप्शन है कोबाल्ट, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है एक अधातु है, परंतु उसे समूह एक में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। चाहो तो 1 मिनट देख लो, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। तो ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है, एक अधातु है। इसके गुण इससे मिलते हैं, किससे, 17वें समूह से मिलते हैं, किसके गुण, हाइड्रोजन के, परंतु वो रखा गया है समूह एक में। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एक अधातु है, परंतु वो आवर्त सारणी में समूह एक में रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस, ठीक है, जो अग्नाशयी रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो अग्नाशयी रस में मौजूद ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेकंड ऑप्शन है एमाइलेज, थर्ड ऑप्शन है पेप्सिन और फोर्थ ऑप्शन है लाइपेज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। अब बात करें ये अग्नाशय की, ठीक है। तो अग्नाशय से कौन से एंजाइम निकलते, तो एक निकलता है ट्रिप्सिन, ठीक है। याद रखना कि इससे अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो होता है ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन के बाद एमाइलेज होता है, एमाइलेज के बाद आता है माल्टेज आता है, माल्टेज के बाद आता है कार्बोक्सिलिक पेस्टिड, ठीक है। एक होता है कार्बोक्सिलिक पेस्टिड निकलता है, एक होता है लाइपेज निकलता है, ठीक है। तो अग्नाशयी रस से या अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम की बात करें तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ठीक है, और यहाँ जाएगा माल्टेज और कार्बोक्सी पेस्टिड्स, ठीक है, और एक निकलता है लाइपेज। यहाँ पर ये याद रखना है कि जो माइलेज होता है, ठीक है, ये जो माइलेज एंजाइम होता है ये मंड को शर्करा में बदलता है। मतलब अग्नाशय से निकलने वाला एक माइलेज एंजाइम होता है और ये माइलेज करता क्या है, ठीक है, माइलेज एंजाइम मंड को शर्करा में कन्वर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। और जो लाइपेज एंजाइम होता है ये वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था, ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर 1, जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। यहाँ पर एक आकृति आपको दिख रही है कि नीचे दी गई संरचना दर्शाई गई है, ये यौगिक का नाम क्या है, ठीक है। और इस यौगिक को अगर आप 11th 12th अगर आपका मैथ्स है तो आप इस यौगिक का नाम जानते होंगे। फाइनली ये क्या है, बेंजीन की संरचना है, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो ये बेंजीन की संरचना हो जाएगी। तो जब भी अगर एक राउंड में मतलब कोई एक बंद संरचना आए तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक, ठीक है। बंद संरचना आए तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक, और अगर खुली संरचना आए तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बंद संरचना किससे बनती है हमेशा, तो बेंजीन से बनती है और एल्केन समूह से बनती है, कौन सी, खुली संरचना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 811 की फेनोप्थलीन को सिरके में भी डालने पर घोल खालिस्तान हो जाता है। तो क्वेश्चन कुछ सिंपल सा ऐसा बोला गया है कि फेनोप्थलीन को अगर सिरके में डाल दें तो उस घोल का रंग किस कलर का हो जाएगा, ठीक है। फेनोप्थलीन को किस में मिला रहे हैं, सिरके में मिला रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है नीला, सेकंड ऑप्शन है लाल, थर्ड ऑप्शन है रंगहीन, फोर्थ ऑप्शन है गुलाबी, ठीक है। तो जब फेनोप्थलीन को सिरके में मिलाया जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ठीक है। फेनोप्थलीन को सिरके में मिलाने पर उसका कलर रंगहीन हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। कुछ चीज़ें और याद रखिएगा कि जो क्षार होता है, ठीक है, जो क्षार को मिथाइल ऑरेंज से अगर हम क्रिया करा दे, ठीक है, क्षार की जब मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला कर देता है। तो ये आपको याद रखना है कि क्षार मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, पीला कर देता है। और ये जो मिथाइल ऑरेंज का है एक रंजक का कार्य करता है, जो कि अम्ल और क्षार को चेक करने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 812 की
धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है, धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस निकलती है? तो धोवन सोडा क्या होता है? तो Na2, ठीक है, एक मिनट, धावन सोडा जो होता है, धोवन सोडा वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोवन सोडा है और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब किससे? HCl से जब क्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है हमसे पूछा गया, तो निकलती है कौन सी? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है कि धोवन सोडा के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। धोवन सोडा का फॉर्मूला याद रखना है कि Na2CO3 इंटू 10H2O, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 813 कि खालिस्तान एक एक्टिनाइड नहीं है, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एक्टिनाइड नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा थोरियम, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा टर्बियम, थर्ड ऑप्शन है फर्मियल और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर नोबिलियम, ठीक है। तो देखो एक लेंथेनाइट समूह और एक एक्टेनाइट समूह होता है किसमें? आवर्त सारणी में। तो सबसे पहले तो आपको आवर्त सारणी में ये सारे तत्व के नाम अगर याद नहीं होंगे तो आप नहीं करेंगे। ये श्रेणी को बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी और इसको बोलते हैं एक्टेनाइट श्रेणी। तो उसने बोला कि ऐसा कौन सा है जो कि लेंथेनाइट श्रेणी का नहीं है? तो यहाँ देखेंगे तो ये थोरियम दिया है, थोरियम एक्टेनाइट श्रेणी का है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, एक मिनट, कि कौन सा एक्टेनाइट श्रेणी का, सॉरी, एक कौन सा एक्टेनाइड नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो देखो यहाँ पर जो थोरियम है ये एक्टेनाइट श्रेणी के अंतर्गत आता है, फर्मियल जो फर्मियल है ये एक्टेनाइट श्रेणी के अंतर्गत आता है, और नोबिलियम ये भी एक्टेनाइट श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब जो टर्बियम है ये एक तत्व है जो कि एक्टेनाइट श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, ये लेंथेनाइट श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हमसे पूछा था कि एक लेंथेनाइट श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, तो टर्बियम हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। बट आवर्त सारणी में अगर आप टोटल तत्व याद करेंगे तब ही आपसे बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 814 की खालिस्तान की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, ठीक है, मतलब किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है जिनकी रासायनिक विशेषताएं समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं? तो पहला ऑप्शन है समभारिक, सेकंड ऑप्शन है समावयव, और थर्ड ऑप्शन है समस्थानिक, और फोर्थ ऑप्शन है एक्टेनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा राइट आंसर कि जो समस्थानिक होते हैं इनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। याद रखना कि जो समस्थानिक है उनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है। जो समस्थानिक होते हैं इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें, जो समस्थानिक होते हैं उसके रासायनिक गुण और परमाणु क्रमांक दोनों समान होते हैं, और भौतिक गुण और द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा कि रासायनिक गुण, रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि समस्थानिक प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान। जैसे आपने पढ़ा होगा 1H1, ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ा होगा 1H2 और ये पढ़ा होगा 1H3। तो ये तीन समस्थानिक है किसके? हाइड्रोजन के, जिसको 1H1 को हम क्या बोलते हैं? तो 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं डाइट्रियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। तो यहाँ पर 1H1 हो जाएगा प्रोटियम का फॉर्मूला, 1H2 हो जाएगा ड्यूटेरियम का फॉर्मूला, और 1H3 हो जाएगा ट्राइटियम का फॉर्मूला, जो कि हाइड्रोजन के तीन क्या हो जाएंगे? समस्थानिक हो जाएंगे। तो इनके सबके परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न है। इसका मतलब इन तीनों के रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे? समान, परंतु भौतिक गुण इनके क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 815 की निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इनका ज्ञान होना तो ही आप कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर इथीन, इथाइल और इथेन, सेकंड ऑप्शन है इथेन, इथाइल और इथीन, थर्ड ऑप्शन है इथाइल, इथीन और इथेन, और फोर्थ ऑप्शन है इथेन, इथीन और इथाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि देखो कार्बन बंध की लंबाई के बढ़ते क्रम में करना है। तो जो इथाइल होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या है? तो CnHn होता है, तो इसके बंध की लंबाई सबसे कम होती है। इथीन ग्रुप की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है,
और इथेन ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो ये इसके बढ़ते हुए बंध की लंबाई होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल है पर डरने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर दिया है 816 नंबर का कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg, ठीक है। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 2 kg है और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बोला है कि एक दूसरे से टकराते समय प्रत्यास्थ संघटक क्या होगा, ठीक है। तो एक ऐसा पिंड है जो इधर से जा रहा है ये, और एक ऐसा पिंड है जो इधर से जा रहा है। पहले वाले पिंड का द्रव्यमान 2 kg है, दूसरे वाले पिंड का द्रव्यमान कितना है, 3 kg है, और इसकी गति कितनी है, तो 4 मीटर पर सेकंड है, और इसकी गति कितनी है, तो 2 मीटर पर सेकंड है। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विपरीत दिशा में जाएंगे, सेकंड ऑप्शन है बी की दिशा में आगे की ओर, थर्ड ऑप्शन है दोनों पिंडों की गति की दिशा के लंबवत, और फोर्थ ऑप्शन है एक ही दिशा के आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर, विपरीत दिशा में जाएंगे। मतलब जैसे ये टकराएंगे तो ये रिटर्न इधर चला जाएगा और ये रिटर्न इधर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 817 की निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और उनके सिरों पर विभवांतर में संबंध बताता है। अगर आप 9th और 10th अच्छे से पढ़ के पास हुए हैं तो आपने पढ़ा ही होगा कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध कौन बताता है, तो ओम का नियम बताता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि ओम का नियम क्या बताता है, तो किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। और ये कौन का नियम था, ओम का नियम था, ठीक है। और आपने ये पढ़ा होगा कि V बराबर से क्या होता है, तो IR होता है। ये किसका नियम है, ओम का नियम होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 818। ये भी एक न्यूमेरिकल ही हो जाएगा कि 10 मीटर पर सेकंड की गतिमान 10 मीटर पर सेकंड गतिमान एक 2000 kg का ट्रक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक 10 मीटर पर सेकंड की गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार को टकराता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक कार ट्रैफिक लाइट पर, पहले से ये कार हो जाएगी, ठीक है। ये कार यहाँ पर खड़ी हुई है ट्रैफिक लाइट पर, और इधर से बड़ा सा ट्रक आता है, ठीक है। ये ट्रक आता है इधर से, और ये ट्रक इसमें क्या हो जाता है, टकरा जाता है। और इसका द्रव्यमान कितना, इसकी गति कितनी है, तो 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसका द्रव्यमान कितना है, तो 2000 kg है, ठीक है। आगे बोला कि टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। मतलब जब टकराने के बाद ये दोनों इसी दिशा में 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं तो कार का द्रव्यमान कितना है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, mu + mv = m + m × v, ठीक है, v1। अगर ये आपने पढ़ा होगा तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, परंतु देखो करना कैसे है। अब यहाँ पर समझना, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है तो भी इसे सॉल्व कर पाएंगे, परंतु आप चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो एक ट्रक है, ठीक है, ये एक ट्रक हो गया, और ये एक छोटी सी हो गई एक कार, ठीक है। यहाँ एक हम बना लेते हैं कार। अब बात ऐसी कुछ है कि सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा किसमें थी, मात्र ट्रक में थी। तो ट्रक की गति क्या हो जाएगी, तो 10, ये चाल हो जाएगी, और ये द्रव्यमान। तो हम ये बोल सकते हैं कि संवेग अगर हम निकालें तो द्रव्यमान गुणित वेग क्या होता है, संवेग होता है। तो ट्रक का अगर संवेग की बात करें तो 10 गुणित कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा कि हमने जो ट्रक की गति थी और ट्रक का द्रव्यमान था, दोनों का गुणा, तो ये हुआ संवेग। संवेग मतलब टोटल क्षमता जो ट्रक की थी। अब इसके बराबर से जितनी कुछ संवेग जो द्रव्यमान किसका, ट्रक का था, वो अब किस में सम्मिलित हो जाएगा, कार में सम्मिलित हो जाएगा। तो अब द्रव्यमान का योग कितना हो जाएगा, अब दोनों की दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ट्रक भी और कार भी, तो इन दोनों का द्रव्यमान का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2000 kg का तो पहले से ट्रक है, और हम कार का वजन हमें पता है क्या, नहीं, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो ये हो गया द्रव्यमान और गुणित वेग। अब किस गति से आगे बढ़ जाते हैं, वो 8 से, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। आई होप समझ पा रहे होंगे। द्रव्यमान गुणित वेग इधर भी लिखा है, और इधर द्रव्यमान ये टोटल और वेग 8 का गुणा लिखा है। आगे सॉल्व करेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, बचा 4, 8 पंचे 40, और 0 2 0 यहाँ जाएंगे, और एक ये वाला 0 यहाँ से इधर आ जाएगा। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 500 kg हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार का जो वजन है कितना है, 500 kg होगा। तो ठीक है, इसे थोड़ा सा बैक करके देखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल ही हो जाएगा कि 750 वॉट का एक विद्युत वॉशिंग मशीन, जो आपके घर में विद्युत वॉशिंग मशीन यूज़ होती है, जो कि कितने वॉट की है, तो 750 वॉट की है, का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन किया जाता है, तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा बताओ। तो अब देखो, मैं हमेशा इसे बताता हूँ कि जो हम यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है, जो ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा बराबर से क्या होता है, तो P गुणे शक्ति गुणे समय बटे में कितना है 1000, मतलब 1000 का भाग हम इसलिए दे रहे हैं कि ये यूनिट में कन्वर्ट होगा। तो आपके घर में जो यूनिट यूज़ हो रही है ऊर्जा वो यहाँ से निकलेगी। तो P का मतलब होता है टोटल कितने वाट की मशीन है, तो 750 वाट की मशीन है। कितने समय डेली यूज़ हो रही है, तो 4 घंटे, तो यहाँ 4 का गुणा करो और बटे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटोगे, 4 एकम 4 और ये कितना आ जाएगा 25, और 25 दिया कितना हो जाएगा 75, तो ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा क्या राइट आंसर। एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब बार बार यूज़ करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें बनने लगेगी। अगला क्वेश्चन है 820 नंबर का कि गति का द्वितीय समीकरण खालिस्तान के बीच संबंध बताता है या प्रदान करता है। तो सबसे पहले गति के 3 नियम होते हैं, v बराबर से u प्लस at होता है, तो गति का प्रथम नियम। सेकंड नियम होता है s बराबर से ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है। एक थर्ड होता है v का वर्ग बराबर से u का वर्ग प्लस 2as, ठीक है। तो गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला कि गति का ये द्वितीय समीकरण है किस चीज़ में संबंध बताता है, तो ये बताता है स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। एस का मतलब यहाँ विस्थापन या स्थिति से होगा, और टी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा समय से होगा, जब इसका एक बार अवकलन करने पर यह पता चलता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि गति का द्वितीय समीकरण की अगर हम बात करें तो स्थिति और समय के बीच संबंध बताएगा कौन, द्वितीय समीकरण। और जब भी पहले समीकरण की बात करें तो वो स्थिति और वेग के स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है कौन सा, प्रथम समीकरण। तो आपसे द्वितीय समीकरण पूछा है तो वो स्थिति और समय के बीच संबंध बताएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर है क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 821, ठीक है। ये एक 6th क्लास की जो NCERT की बुक है वहाँ से लिया गया है कि प्राणी वर्गीकरण, ठीक है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, संघ गण कुल वर्ग वंश प्रजाति, संघ वर्ग कुल गण प्रजाति वंश, और थर्ड है संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति, और फोर्थ है संघ वर्ग कुल गण वंश और प्रजाति, ठीक है। तो अगर आपने पुस्तक अच्छे से पढ़ी है तो ही आप इसे बता पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा समूह होता है प्रजाति, मतलब प्रजाति सबसे पहले रहेगी, प्रजाति से मिलकर बनेगा वंश, वंश से मिलकर बनेगा कुल, कुल से मिलकर बनेगा गण, गण से मिलकर बनेगा वर्ग, और वर्ग से मिलकर बनेगा संघ। मतलब ये वर्गीकरण में सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, तो संघ, और सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो प्रजाति होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 822वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प उभयलिंगी है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर, जो पपीता है वो उभयलिंगी पौधा होगा, ठीक है। और पपीता जो होता है ये एक सरल फल का उदाहरण भी है। आपसे अगर पूछ ले कि सरल फल का उदाहरण एक बताओ तो क्या होगा, पपीता होगा। अगला क्वेश्चन है 823 नंबर का कि खालिस्तान, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो हो सकता है आप ये सारे ऑप्शनों से अब आश्चर्यचकित हो जाए कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अंतःस्वेतक, सेकंड ऑप्शन है अग्नाशय, थर्ड ऑप्शन है श्लेष्मा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अधिवृक्कीय, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर की जो श्लेष्मा है, ठीक है, ये मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होगी, ठीक है। और जो ग्रंथि होती है इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो बाह्य स्रावी ग्रंथि और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, जो दुग्ध ग्रंथि होती है, ठीक है, महिलाओं में दुग्ध ग्रंथि ये एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। स्वेदी ग्रंथि मतलब जो पसीना आता है तो वो भी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। आंसू ग्रंथि, ठीक है, अश्रु ग्रंथि जिसको बोलते हैं, आंसू निकलते हैं तो वो शरीर से बाहर निकलते हैं, तो ये भी हो जाएगी कौन सी, बाह्य स्रावी ग्रंथि। और एक श्लेष्मा ग्रंथि भी क्या हो जाएगी, बाह्य स्रावी ग्रंथि होगी। और लार ग्रंथि को भी बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 824 की सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर से कितना फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर से होता है 32 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और अगर आप इसे निकालना चाहें तो हम इतना जानते हैं कि C/5, ठीक है, C/5 इक्वल टू क्या आता है F-32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर आता है 5, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि C/5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन कितना होता है 5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब C का मान कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह जाएगा 0 बराबर से F-32 और माइनस का 32 इधर आएगा तो प्लस में, तो हम ये बोल सकते हैं कि F का मान कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 825 की वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर राइट आंसर 10, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होगा Na2CO3 इंटू 10H2O है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जल के कितने अणु हैं, तो जल के अणु कितने हैं 10 होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है क्या राइट आंसर, और ये वॉशिंग सोडा का होगा फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है 826 नंबर का कि जब प्रकाश की चमकीली सतह पर आपतित हो, मतलब जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, मतलब ये एक सतह हो गई और प्रकाश कुछ इस प्रकार से आपतित होता है, तो ये ऐसा क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। तो परावर्तन की घटना घटित होगी। तो पहला ऑप्शन है सामान्य, सेकंड ऑप्शन है नियमित, थर्ड ऑप्शन है विसरित और फोर्थ ऑप्शन है अनियमित, ठीक है। तो अगर सतह समतल है तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्या होता है नियमित होता है, परंतु अगर सतह ऐसी कुछ है, ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है तो जो परावर्तन होगा क्या होगा अनियमित होगा। तो सतह समतल है तो नियमित परावर्तन और समतल नहीं है तो अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पर एक चमकीली सतह है, ठीक है, तो नियमित परावर्तन होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि नीचे दिए गए तत्वों में से खालिस्तान आकार में सबसे छोटा होता है, ठीक है। जो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला और इनमें से आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है क्या, यह सभी विकल्प सही है। सेकंड ऑप्शन है Al3+ होगा, ठीक है, Al3+। सेकंड थर्ड ऑप्शन है Na+, फोर्थ ऑप्शन है Mg2+, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर की जो Al3+ होगा इसका आकार सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 828 की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, ठीक है। तो विस्थापन मतलब डी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है वेग कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर क्या राइट आंसर कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं तो वेग कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेते कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं तो त्वरण। तो यहाँ 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो विस्थापन में परिवर्तन होगा तो उसे बोलेंगे वेग, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलेंगे त्वरण बोलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा था कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है तो वेग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर से क्या होता है तो विस्थापन बटे हो जाता है समय। इकाई की बात करें तो विस्थापन को हम मीटर से लिखते हैं, समय को सेकंड से लिखते हैं, तो वेग की इकाई क्या होगी मीटर प्रति सेकंड होगी, और ये क्या हो जाएगी तो एक सदिश राशि होगी कौन सी वेग। अगला क्वेश्चन है 829 नंबर का कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। तो संपदा योजना है खाद्य प्रसंस्करण के लिए, तो आप इसे याद रखो तो भी अच्छी बात है, ना रखो तो भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 830 की टेस्टस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना टेस्टिस पुरुष में पाया जाता है ना, तो पुरुष कौन सा हार्मोन निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन है आद्रेनालाइन, थर्ड ऑप्शन है इंसुलिन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर। और ये कौन सा है तो नर जनन हार्मोन होगा, मतलब ये नर से निकलता है, मतलब पुरुषों से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर अच्छा अगर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।